किसान भाइयों और बहनों, मैं हूँ ओपी राठौर और मैं कविता कंडवाल। आप सभी का हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सादर नमस्कार। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद और जानकारी बढ़ाने वाले कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। श्रोताओं, ये खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से और आकाशवाणी दिल्ली के प्रयास से। किसान भाइयों और बहनों, आज की आधुनिक कृषि चौपाल बहुत विशेष है, खास है हमारे लिए और आपके लिए भी। हमारे लिए इसलिए कि हमारे आज के मेहमानों में शामिल हैं एक अति विशिष्ट, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय व्यक्तित्व, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय शिवराज जी हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और किसानों के परम हितैषी और शुभचिंतक के रूप में आपकी एक विशेष पहचान है। किसान भाइयों और बहनों, आज की आधुनिक कृषि चौपाल आपके लिए एक विशेष अवसर है माननीय कृषि मंत्री जी से सवाल पूछने का, अपनी शंकाओं को दूर करने का। बेशक, और आजकल किसानों के मन में अनेक सवाल हैं जीएसटी को लेकर। हाल ही में भारत सरकार ने कृषि मशीनों, उपकरणों, ट्रैक्टर, कीटनाशक, उर्वरक, दूध, डेयरी उत्पाद आदि पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इसलिए किसानों के मन में इसके आर्थिक प्रभाव और अपनी आमदनी को लेकर अनेक शंकाएं हैं। ऐसी सभी शंकाओं को दूर करने के लिए अब हमारे बीच आ गए हैं माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय शिवराज जी का हम अपनी ओर से और सभी किसान भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब अधिक समय ना लेते हुए हम किसान भाइयों और बहनों को आमंत्रित करते हैं अपने सवाल पूछने के लिए। हाँ, पूछिए अपना सवाल। जीएसटी की कमी का प्रभाव ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों की कीमतों पर कैसा पड़ेगा? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान मतलब अन्नदाता और अन्न देता है जीवन, तो किसान मतलब जीवन दाता। मेरे प्रिय किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के लिए आज कृषि का मशीनीकरण भी जरूरी है और प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगती थी 18 से लेकर 12% तक, वो घट के हो गई है 5%। ये जो जीएसटी कम हुई है, 20,000 से लेके 63,000 रुपया तक एक ट्रैक्टर पर किसानों को बचत होगी। अब ये ट्रांसप्लांटर है, जो ये ट्रांसप्लांटर जिससे हम धान की रुपाई करते हैं, इसकी कीमत भी 4 रोका जो है 15,400 रुपया कम हो जाएगी। ऐसे ही थ्रेसर जिसकी बहुत ज़रूरत होती है हमको, तो थ्रेसर पर भी जो 4 टन प्रति घंटे वाला, उस पर 14,000 रुपया बचेंगे। पावर बीडर पर जो खरपतवार निकालने के काम आता है, औसतन 5,495 रुपया बचेंगे। ट्रॉली जो ट्रैक्टर के पीछे हम लगाते हैं, तो वो 5 टन का है, तो उस पर भी 10,500 रुपया बचेंगे लगभग। और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जिससे बिजाई करते हैं, उस पर भी 3,220 रुपया औसतन बचेंगे। और जो 13 रो वाला सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, उस पर 4,375 रुपया बचेंगे। हार्वेस्टर कंबाइन, तो इस पर 1,87,500 रुपया लगभग बचेंगे। ऐसे ही स्टार रीपर जो कटाई की मशीन है भूसे के, 21,875 रुपये। सुपर सीडर 16,875 रुपया। हैप्पी सीडर गेहूं के लिए 10,625 रुपया। और रोटावेटर जो जुताई के काम आता है 7,812 रुपया। और बेलर स्क्वायर जो गांठें बांधता हुआ चलता है गठाने, इस पर भी 93,705 रुपया। और मल्चर 11,562 रुपया। और न्यूमेटिक प्लांटर जो प्रिसीजन खेती के काम आता है 32,812 रुपया। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है जिनकी कीमतें कम होगी, जिसका लाभ किसान को मिलेगा। कई तरह की मशीनें हैं जो हमारे काम आती है, उन पर इस जीएसटी के कम होने का प्रभाव पड़ेगा और हमको ये चीज़ें सस्ती मिलेगी। तो कुल मिला के इसका लाभ हमारे किसान भाइयों बहनों को मिलेगा।
और इसके लिए मैं किसान भाई और बहनों को बधाई देता हूं। जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं, तो जैविक न्यूट्रेंट है उसकी कीमतें भी कम हो जाएगी, तो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती भी आसान होगी। आप सबको बहुत बधाई। मंत्री जी, आपने जीएसटी कम होने के आर्थिक प्रभाव पर बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है। आपको धन्यवाद देने के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक अन्य किसान के सवाल की ओर। माननीय मंत्री जी, आपसे एक प्रश्न है। एक युवा किसान गांव में रहकर खेती करना चाहता है, उसे जीएसटी घटने के क्या फ़ायदा होगा? खेती में किसान बहुत मेहनत करता है, दिन और रात खून पसीना एक करता है, और खेती फायदे की हो इसकी किसान को ज़रूरत है। और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई, हम कृषि विभाग ने भी। नंबर 1, उत्पादन बढ़ना चाहिए, मतलब पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े। नंबर 2, उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए। उत्पादन बढ़ जाओ, लागत बहुत बढ़ जाए तो फायदा तो होगा नहीं। उत्पादन बढ़े, लागत घटे, दाम ठीक मिले, नुकसान हो तो की भरपाई हो जाए, जैसे अभी बाढ़ में हो गया नुकसान। और कृषि का विविधीकरण, एक ही फसल कई बार खेतों को खराब कर देती है। और उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती जैसी चीजें भी। अब जो जीएसटी कम हुई है उसके कारण उत्पादन की लागत कम होगी। और एक बात यह कि जब मशीनों से खेती करते हैं तो उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो इसका मतलब है किसान का लाभ बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, और उसका उसके जीवन पर बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए खेती करने वाले किसान के लिए जीएसटी घटना ये निश्चित तौर पर फायदे को बढ़ाने वाला साबित होगा। किसान भाइयों और बहनों, आजकल खेती में एक बड़ी समस्या बाजार में नकली दवाओं और नकली कीटनाशकों की है। हमारे किसान भाई इस पर एक सवाल पूछना चाहते हैं मंत्री महोदय से। खराब बीज को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। कई बार किसान परेशान हो जाता है। नकली पेस्टिसाइड, घटिया पेस्टिसाइड, कोई जगह तो नकली खाद बना दी, घटिया बीज। अब अगर बीज ही सही नहीं होगा तो उत्पादन कैसे होगा? विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान भी ये बात आई थी, और इसलिए मैंने हर राज्य सरकार को, क्योंकि हमारे पास कानून है कि अगर कोई इन चीज़ों को घटिया, अमानक स्तर का या नकली बेचता है, सैंपल उठाने का प्रावधान है, लैब में उनकी जांच कराएं, और जांच करा के अगर वो अमानक, घटिया या नकली निकले, 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान, और उसके साथ साथ दंड का भी, जुर्माने का भी प्रावधान। लेकिन इसका प्रभावी ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसलिए मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई, क्योंकि यह कार्रवाई मुख्यतः राज्य सरकारें करती है। हमने कहा कार्रवाइयाँ करो, और किसान भाइयों ऐसा अगर कहीं हो तो आप शिकायत किसान कॉल सेंटर पर करो। कॉल सेंटर का नंबर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, इसका नंबर है 1800-180-15551 1800-180-1551। ये किसान कॉल सेंटर है। हर हफ्ते चिन्हित शिकायतों के बारे में मैं भी जानकारी लूँगा कि इस शिकायत का क्या हुआ। अब जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, विदिशा जिले में मुझे किसान ने शिकायत की कि मैंने सोयाबीन में पेस्टिसाइड, मतलब कीटनाशक दवाई डाली नाश करने के लिए कि खरपतवार खत्म हो जाए और सोयाबीन ठीक से बच जाए। हो उल्टा गया, सोयाबीन मर गया और खरपतवार वैसी की वैसी थी। 7 वैज्ञानिक भेजे आप, और उन्हें जांच करी तो पता चला कि इस दवाई के कारण ही फसल खराब हुई है सोयाबीन की। तो जो संबंधित फैक्ट्री थी वो सील कर दी गई, लाइसेंस रद्द। लेकिन इतने से नहीं माने हम, जिनकी फसल खराब हो गई उनका क्या बिचारेगा? उनको मुआवजा वही कंपनी दे रही है, चेक बना बना के बांट रही है जितनी पर एकड़ फसल होती। ऐसे राजस्थान में आपने सुना होगा, नकली खाद पे पता चला कि पत्थर पिस रहा था, वही भर दिया भाई। वहाँ भी FIR, सील करना, कार्रवाइयाँ जारी। और मैं हर एक राज्य सरकार से कह रहा हूँ, किसानों को घटिया बीज देना, घटिया पेस्टिसाइड देना, या खाद के नाम पे कुछ भर देना, अगर कोई ये करता और ऐसे पाप और अपराध करने वालों को छोड़ने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत। और एक और इसके साथ आपको सूचना देना चाहता हूँ कि अभी जो कानून है वो थोड़ा ढीला ढाला सा है, उसमें बड़ी कार्रवाई नहीं होती, और इसलिए अब एक कानून प्रस्तावित बना रहे हैं जिसमें भारी जुर्माना भी लगेगा। तो वो उसका प्रस्तावित स्वरूप बन रहा, ताकि कानून भी कठोर बना दें, ताकि किसान के साथ धोखा ना हो पाए। किसान भाइयों,
मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, नकली पेस्टिसाइड या अमानक बीज का काम करने वालों के खिलाफ सख्ततम कार्रवाई करेंगे। और यह किसान कॉल सेंटर आपके पास है, जहाँ भी ऐसी घटना हो तो उस कॉल सेंटर पर खबर कीजिए। हम राज्य सरकार से भी कहेंगे और हम भी टीम भेजेंगे। यद्यपि केंद्र सरकार के पास टीम छोटी है, राज्य को मुख्य रूप से करना है, लेकिन राज्य सरकार को भी हम कहेंगे और यहाँ से भी टीम भेजेंगे। इसी सिलसिले में हमारी एक महिला किसान का भी सवाल है। मेरा सवाल ये है, जब भी किसान किसी भी भूमि को कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए जाए तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कई बार हम कहीं से भी कीटनाशक खरीद लेते हैं या बीज खाद खरीद लेते हैं। मेरा निवेदन है, अधिकृत जो दुकान है, जिनने लाइसेंस लिया है, पंजीकरण कराया है, उनसे ही खरीदें। और एक चीज़ और करें, बिल ज़रूर ले लेना, क्योंकि हम खरीदते और बिल नहीं लेते तो हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं रहता कि फलानी दुकान से खरीदी, बाद में वो मुकर जाता है। इसलिए एक तो अधिकृत पंजीकृत दुकान से खरीदें और दूसरे बिल ज़रूर ले लें, ताकि जांच के बाद वो घटिया निकले तो जिसने बेचा था उसको पकड़ सकें। ये सावधानी किसान जरूर बरतें। श्रोताओं, मंत्री महोदय के साथ आपका बहुत उपयोगी संवाद चल रहा है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति रक्षा सलाहकार डॉक्टर JP सिंह। डॉक्टर सिंह, स्वागत है आपका। हमारे किसान भाई आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मानिए, मेरा जो सवाल है वैज्ञानिक जी से है कि कीटनाशक दवाओं का नियंत्रण कैसे रोका जाता है, कीटनाशक दवाओं को सुनिश्चित कैसे किया जाता है? जहाँ तक कीटनाशक की गुणवत्ता की बात है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट है जो किसान की एक आमदनी से जुड़ा हुआ है, उसकी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। और गुणवत्ता का कार्य प्रमुख रूप से राज्य सरकार देखती है, लेकिन भारत सरकार भी इसमें सहयोग करती है। इसमें मुख्य रूप से जो पंजीकरण है वो कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत धारा 9 में भारत सरकार ने एक पंजीकरण की व्यवस्था की है, जिसमें आयात या निर्माण जो कीटनाशी का होता है उसके लाइसेंस से पहले पंजीकरण की व्यवस्था होती है। और जो लाइसेंस है वो निर्माण का हो, वो भंडारण का हो, वो इस्तेमाल का हो, वो प्रदर्शनी का हो, सभी तरह की व्यवस्थाओं जो लाइसेंस है वो राज्य सरकारें देती हैं। और इसमें दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों की व्यवस्थाओं में सुचारू रूप से और योगदान देने की जो आवश्यकता है, मंत्री ने जो इस पे जोर दिया है, भारत सरकार की तरफ से हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे बहुत से किसान भाई फसलों की नई किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं और ये अहम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव जी। डॉक्टर यादव, स्वागत है आपका। नई किस्में, जैसे पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो हमने पिछले 10 साल में 3053 विभिन्न किस्में निकाली और उसमें से 85% जो किस्में हैं वो जो आज क्लाइमेट रेजिलेंट की हम बात करते हैं बार बार, तो इनमें कोई ना कोई गुण, चाहे बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता हो, चाहे कीड़े के लिए हो या अधिक तापमान, सूखे के लिए, जल भराव के लिए, तो उस तरह के गुण उसमें विद्यमान हैं। उसके साथ ही जो 190 के आसपास किस्में हमने बायोफोर्टिफाइड, जिसमें कि आपके न्यूट्रिशन ज़्यादा है, जैसे आज के डेट में एक माल न्यूट्रिशन एक बड़ी समस्या है, तो उसके लिए जो गेहूं में जो हमारी आज की डेट में किस्में हैं उसमें लगभग 50% जो क्षेत्र है आज गेहूं में वो बायोफोर्टिफाइड किस्मों से हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, जिंक की मात्रा अधिक है, आयरन की मात्रा अधिक है। तो ये किस्म विकास का कार्य है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर में भी लगभग हमने 815 किस्में पिछले 10 सालों में निकाली हैं। 109 किस्में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 11 अगस्त को किसानों को समर्पित की थी। उसके अलावा जो हमारा बीज का कार्यक्रम है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मेन कार्य है जो प्रजनक बीज, जो उसकी पहली श्रेणी होती है जिसको ब्रीडर सीड कहते हैं, उसको पैदा करा के जितनी भी किस्में हैं उसको जितनी भी राज्य की एजेंसी हैं सरकार की, जैसे NSC है, राज्य के कारपोरेशन है, प्राइवेट सेक्टर है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको गुणवत्ता युक्त उसका ब्रीडर चीज उपलब्ध कराना। और उसके अलावा हमारी एक स्कीम है बीज की, उसमें हम किसानों के द्वारा भी हम बीज पैदा कराते हैं। श्रोताओं, अब हम एक बार फिर से मंत्री जी के साथ संवाद को शुरू करेंगे। हाँ, तो किसान भाई अब आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मेरा सवाल है महोदय जी, जैव उत्तेजक के बारे में बताएं आप। कोई भी ऐसी दवाई जैव उत्तेजक के नाम पे जो बन रही है उसकी जांच करवानी पड़ेगी। बिना जांच के जो दवाइयाँ बिक रही है वो इलीगल, अवैध बिक रही है, ये मानना।
और हम उसकी सूची भी जारी करने वाले हैं। तो हमने एक व्यवस्था की कि 3 जगह इसकी जांच वैज्ञानिक करेंगे और इसका फ़ायदा होगा तो इसको किसान को रिकमेंड करें कि भाई ये फ़ायदा है इससे। अभी तक जो मेरी जानकारी है, कुछ बढ़ गई होती पता नहीं, 642 के आसपास दवाई ऐसी निकली है जिनको डालने से फ़ायदा है और बन रही थी 30,000। तो जब जांच की बात आई तो थोड़े बहुत लोग तो वैसे ही जांच ही कराने नहीं आए। उसकी सूची बाकायदा प्रकाशित की जाएगी, जिसको डालने से फ़ायदा है, वैज्ञानिक जिसका परीक्षण हो गया हो उसी को हम लोग मानेंगे कि वो दवाई सही है। चलिए एक और सवाल लेते हैं अपने किसान भाई का। माननीय मंत्री जी, हाल ही में अभी आपकी सरकार के द्वारा कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ, वैज्ञानिक उनके घर तक पहुँचे। क्या आगे आने वाली जो रबी की फसल है हमें उसमें भी इसी तरीके का अभियान चलाए जाएंगे? खेती में अगर हमको पैदावार बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, अच्छी उपज पैदा करनी है, तो ज़रूरी है कि आज की जो आधुनिक तकनीकी है और जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। हमारे लगभग 16,000 कृषि वैज्ञानिक हैं जो ICAR के संस्थानों में काम करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात थी कि वैज्ञानिक और किसानों का कभी मिलन ही नहीं होता था। वैज्ञानिक बैठे लैब में रिसर्च कर रहे हैं और किसान खेती कर रहा है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी यहीं पूसा में आए थे और उन्होंने कई बीजों की किस्में रिलीज की थी, तब उनके मन में ये बात आई कि लैब टू लैंड जोड़ना चाहिए। मतलब किसान और वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर का अमला, राज्य का हो, केंद्र का हो, वो सब मिलके तो बात करें कभी। और उसी से प्रेरणा लेके हमने इतने व्यापक पैमाने पर पहली बार विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया खरीफ की फसल के लिए। और विशेषकर 2 चीज़ें निकली। एक, किसानों ने अपनी समस्या बताई कि भैया जैसे मेरठ हम गए तो वहाँ एक वैरायटी है 238, अब उसमें वो रेड रोड घुस गई जो अंदर घुस के पूरे गन्ने को बर्बाद कर देती है। कपास में गुलाबी सुंडी एक बीमारी, ऐसी अलग अलग जगह किसानों ने बताई। तो ऐसे 500 बातें किसानों ने बताई हमें कि इन पे रिसर्च करो भैया, ये इस तकलीफ से हमें बचाओ। तो हमने तय किया कि हमारे वैज्ञानिक अब वो ही रिसर्च करेंगे जिसकी किसान को ज़रूरत है। जो समस्या उसी पे तो रिसर्च करो तो फ़ायदा है। अगर दूसरी चीज़ों पे रिसर्च होगा तो फ़ायदा उसका भी, लेकिन तत्काल उतनी ज़रूरत नहीं है। तो एक हमने तय किया कि जो समस्या आई है उस पर एक वैज्ञानिकों की टीम बनाएंगे और उनको एक टारगेट देंगे कि आप इस पे, जैसे लाल सड़न कैसे रुकेगी, गुलाबी सुंडी की बीमारी कैसे रुकेगी, जल्दी फल खराब, सब्जियां खराब हो जाती है तो हमें अच्छे रेट मिले, नहीं तो टमाटर 2 दिन में खराब हो गया तो औने पौने दाम में ही बेच के आना पड़ता है कई बार। ऐसे कई विषय बताए। तो हमने 1 टीम 1 टास्क करके तय कर दिया। हर टीम एक काम करके उसमें खोजे कि वो कैसे हम किसान की मदद करें। एक फ़ायदा ये हुआ। दूसरा फ़ायदा हुआ कि किसानों ने भी कई नवाचार किए। ये यहाँ बैठे वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक नहीं है, किसान भी वैज्ञानिक है। वो तो खेत पे प्रयोग कर रहा है रोज। ऐसे 300 प्रयोग मिले हमें जो किसान खेत पे कर रहा है। जैसे वो मैं कह रहा था लीची की, तो बिहार के किसानों ने कहा कि इस पे ग्लूकोज का घोल लगा दो ऊपर तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो सही में बढ़ती है। तो ऐसे जितने प्रयोग किसानों ने किया तो हमने वैज्ञानिकों से कहा भैया किसान ने काम किया या पूरा करो और बेहतर कैसे वैज्ञानिक रूप से हो सकता है ताकि बाकी किसानों को भी लाभ मिले। और फिर कई विषयों पर चर्चा हुई जिससे किसानों को भी तकनीकी जानकारी मिली, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। इसलिए अब तय किया है कि रबी की फसल के लिए भी दशहरा है 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर से हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, प्रगतिशील किसानों को भी साथ लेंगे, केवी के कृषि विज्ञान केंद्र के लोग, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लोग, ये फिर टीम बना के निकलेंगे और 2000 से ज़्यादा टीम निकलेगी इस बार। और वो 5-7 गाँव के बीच एक गाँव में जाएंगे। पहले से आपको सूचना दी जाएगी पूरे देश के किसानों को, और वो उस इलाके के बारे में, मान लीजिए कोई दलहन का क्षेत्र है, चना का है, मसूर का है, तुअर का है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ की मिट्टी के पोषक तत्व, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की जलवायु, कैसे खेती करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहीं गेहूं के बारे में करेंगे, कहीं तिलहन के बारे में करेंगे। तो सही जानकारी देंगे और समस्याएं भी वहाँ से लेंगे। तो ये 15 दिन के लिए फिर वैज्ञानिक आपके बीच में आएंगे ताकि तकनीकी जानकारी आपको दे सकें और आपसे भी वो जानकारी ढंग से ले सकें और अपनी खेती को ठीक ढंग से करने में आपकी मदद कर सकें। तो फिर से वैज्ञानिक आएंगे और एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, और आपके साथ बात करके फिर वहाँ कैसे और बेहतर खेती हम करें, जो समस्या आती है उसका समाधान कैसे हो,
उस पर बात करेंगे, नए रिसर्च और प्रयोग भी होंगे ताकि हम और उत्पादन बढ़ा सकें और अपने किसान भाइयों का लाभ बढ़ा सकें, उनकी जिंदगी बदल सके। किसान भाइयों और बहनों, आजकल आप सभी रबी फसलों की तैयारी में लगे होंगे। तो आपका इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो मंत्री जी से आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि रबी फसल के लिए सरकार की क्या तैयारी है? किसान भाइयों, इस बार हमने हर एक राज्यों से चर्चा अभी की है और ये अभी से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि रबी की फसल में उनके प्रदेश में कितने रकबे में कौन सी फसल बोई जाएगी और उतने एरिया में होगा तो उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, खाद कितना लगेगा, दलहन की फसल अगर है तो बीज कितने लगेंगे, कीटनाशक की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से कीटनाशक चाहिए, तो कई तरह की चीज़ें। और उसके साथ साथ दलहन मिशन और तिलहन मिशन, इस बार दलहन मिशन भी लॉन्च हो रहा है क्योंकि अपने यहाँ गेहूं और धान में तो अन्न के भंडार भर दिए हैं अपन, लेकिन अभी दलहन और तिलहन कम है। ये 2 मिशन और बने हैं। इनमें दलहन कहाँ कहाँ बोई जा सकती है, जैसे पानी जहाँ कम है, रेनफेड इलाका है, वहाँ अच्छी दलहन पैदा हो सकती है। तो उन दोनों मिशन के बारे में भी विस्तार से तैयारी करेंगे कि किस किस इलाके में क्लस्टर बना के करने वाले हैं वहाँ, और सब्सिडी पे अच्छा बीज देने वाले हैं किसान, तो उसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। अच्छा बीज मिले, अच्छे इनपुट मिले, जहाँ पानी है वहाँ क्या बेहतर हो सकता है, जहाँ कम पानी है वहाँ क्या बेहतर हो सकता है, फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग अलग है तो कौन सी जलवायु में कहाँ कौन सी फसल हो सकती है अच्छी, उसकी तैयारी भी करेंगे। और एक चीज़ और है, 100 कम उत्पादकता वाले ज़िले अपने देश में जहाँ उत्पादन कम है चीज़ों का, गेहूं का भी कम है, दलहन का भी कम है, तिलहन का भी कम है बाकी प्रदेशों से, तो उनको भी तय किया। प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बनाई जिसमें उन जिलों में हम विशेष प्रयत्न करेंगे कि वहाँ भी उत्पादन बढ़े और वहाँ के किसानों को भी लाभ मिले। तो रबी की फसल जहाँ कम पैदा हो रही वहाँ भी विशेष प्रयत्न क्या क्या किए जा सकते हैं, इसकी कोशिश भी करेंगे। और इसके लिए बाकायदा भी राज्यों में तैयारी कर रहे हैं, तो मिलके हम रबी की शानदार तैयारी करेंगे, बेहतर तैयारी करेंगे ताकि अच्छे से अच्छा उत्पादन हम ढंग से ले सकें और लाभ को और बढ़ा सकें। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि की अनेक चुनौतियों की, समस्याओं की। और ऐसी ही एक अहम चुनौती है धान की पराली की, इसके उचित निपटान की। और इस अहम समस्या का निदान बताने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट जी। डॉक्टर जाट, आपका आधुनिक कृषि चौपाल में स्वागत है। डॉक्टर जाट, हमारे श्रोताओं को कृपया बताएं कि पराली की समस्या को अवसर में कैसे बदला जा सकता है। 1 हेक्टेयर की पराली जलाने में 3 से 4 हजार रुपए का उसमें जो पोषक तत्व हैं उनका हम नुकसान कर बैठते हैं, धरती माता का नुकसान कर बैठते हैं, पर्यावरण का नुकसान कर बैठते हैं। और जो हमारी धरती को यदि बचाना है तो पराली को खेत में वापस खपाना है, और पराली को खेत में खपाने के लिए तकनीकें सारी उपलब्ध हैं, हर तरीके की तकनीक है। हम तो चाहेंगे कि खेत की पराली खेत में रहे, लेकिन जहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि इतनी विविधता है, हर चीज़ हर जगह नहीं हो सकती, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है और सरकार की स्कीम है। माननीय मंत्री जी ने अभी बहुत सारे GST के बारे में जब बताया तो उसमें इतनी सारी मशीनें हैं जो पराली प्रबंधन के लिए हैं, चाहे हैप्पी सीडर हो चाहे स्मार्ट सीडर हो, तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जैसे मैं हैप्पी सीडर की बात करूं तो आप सीधे पराली में बिजाई कर सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जुताइयां करने की जरूरत नहीं है। 1 हेक्टेयर में आप 7-8 हजार रुपया बचा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं और हमारी उर्वरा शक्ति है मिट्टी उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो पराली प्रबंधन की सारी समुचित व्यवस्था है और भारत सरकार की सपोर्ट है पराली प्रबंधन के लिए। विभिन्न जो मशीनें हैं उसके ऊपर अनुदान है, अनुदान के साथ में GST और कम हो गई। तो पराली ना जलाएं, पराली हमारी धरती के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए पराली का जलाना ठीक नहीं है, हम उसको खेत में ही खपाएं।
किसान भाइयों और बहनों, अब हम आधुनिक कृषि चौपाल की इस कड़ी के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले हमारा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया देश के किसानों को अपना प्रेरक संदेश दें। हमारे देश में खेत के आकार छोटे हैं, लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ कम है, 86% किसान हमारे छोटे हैं, लघु हैं, सीमांत हैं। प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं, उनका जो विजन है कि हम खेत में एक ही तरह की खेती करें तो उतना प्रॉफिट नहीं होता, हमको इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब एकीकृत खेती के बारे में विचार करना पड़ेगा और उसके लिए सरकार प्रयत्नरत है। प्रधानमंत्री जी भी उसका संदेश हमको देते हैं। एक ही फसल बोने के कारण जमीन में एक तरह से वही फसल बोने के कारण कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो अगर हमने एक साल गेहूं लगाया, सोयाबीन लगाया, दूसरे साल अगर हमने दलहनी फसल लगा दी तो जो धरती को जरूरत है पोषक तत्वों की, उसकी पूर्ति अपने आप हो जाती है। एक तो ये, दूसरा ये कि अकेली खेती नहीं, खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, जिनकी रुचि हो मछली पालन जैसे क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो कई तरह की इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है कई तरह की चीज़ें एक साथ करना, और उसका एक मॉडल हमने बनाया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान में वो भी जगह जगह बताएंगे। देखो, आमदनी बढ़ानी तो खेती के साथ कोई ना कोई चीज़ जोड़नी पड़ेगी भाई। आगे जाके हम जैसे दलहन मिशन बना रहे हैं और कई चीज़ करने वाले, जैसे जब दाल बहुत हो रही है वह दाल मिल किसानी लगाए या FPO लगाएं और वहाँ की दाल वही प्रोसेस हो जाए। टमाटर के रेट कई बार बहुत पैदा हो जाता है तो कम हो जाते हैं, तो टमाटर की प्रोसेसिंग वही हो जाए। FPOज बना के अकेला किसान नहीं, समूह में किसान अगर फसल पैदा करें और उनमें से सॉर्टिंग करके अच्छी छांट के पैक करके भेजें तो रेट अच्छे मिलेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील और निवेदन है कि हम एकीकृत खेती की तरफ भी बढ़ें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपने बाढ़ से प्रभावित किसान भाइयों और बहनों के लिए, वो भी हमारे अपने हैं। एक बार अगर फसल बर्बाद हो जाती है 5 साल किसान पनपता नहीं है। जहाँ जहाँ ऐसी आपदा आई उन किसान भाइयों से भी कहना है सरकार आपके साथ खड़ी है। तो हम राज्य सरकारों से बात करेंगे, मैं भी पहुँचूँगा कि कैसे फसल बीमा का ठीक से लाभ मिले, तो उनकी ज़िंदगी को भी पटरी पर लाने के सारे उपाय किए जाएंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि किसान के बिना मनुष्य की ज़िंदगी भी नहीं चल सकती। किसान धरती का भगवान है और उसकी सेवा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ये हमारा संकल्प है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और KVK के लोग मिलके एक टीम बना के अपनी खेती को और बेहतर करेंगे और उत्पादकता बढ़े और लाभ बढ़े उसकी भी कोशिश करेंगे। इतना पैदा करेंगे कि दुनिया में हमारा सामान जाए। आधुनिक कृषि चौपाल की पूरी टीम की ओर से और सभी किसान भाइयों और बहनों की ओर से हम माननीय कृषि मंत्री महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, हमारा आपसे अनुरोध है कि हमें ये जरूर बताएं कि आज की आधुनिक कृषि चौपाल आपको कैसी लगी, और यह भी बताएं कि इसे और अधिक उपयोगी तथा रोचक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या जोड़ना होगा, क्या घटाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव भेजने के लिए हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है kkbongold@gmail.com। ईमेल पता एक बार फिर से सुने, नोट करें, kkbongold@gmail.com। किसान भाइयों और बहनों, हम जल्दी ही आपसे फिर रूबरू होंगे, लेकर आएंगे आधुनिक कृषि चौपाल की एक नई कड़ी, नई जानकारियों के साथ, नई थीम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा और स्वीकार करिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।